India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ताओं के स्थगन के अनुरोध को किया खारिज। कहा, याचिकाकर्ताओं को पसंद की बेंच चुनने की इजाजत नहीं देंगे। अब 5 सितंबर को है सुनवाई। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस। 5 सितंबर तक जवाब तलब। कप्पन ने कहा, हाईकोर्ट ने की है जमानत के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी। तलाके हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पति को बनाया पक्षकार। समझौता की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दिया नोटिस। वादी ने कहा, तलाके हसन महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में कथित हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से किया इनकार। कहा, 2 सितंबर तक आत्मसमर्पण करें। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाथरस साजिश मामले में कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करने की चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने मामले को निपटाने के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की। कप्पन करीब 2 साल सलाखों के पीछे बिता चुका है। कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था, जब वो हाथरस बलात्कार हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। पुलिस का कहना था कि वो हिंसा भड़काने के मकसद से जा रहे थे। सिद्दीकी कप्पन पिछले 2 साल से जेल में हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को करेगा। दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यूपीए के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुक किए गए कप्पन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने 2 अगस्त को उसकी जमानत खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में कप्पन ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की और बिना किसी ठोस कारण के यांत्रिक रूप से जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
ये भी कहा गया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा कि प्राथमिकी या आरोप पत्र यूएपीए की धारा 17 और धारा 18 के आह्वान का मामला नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि कप्पन और सह आरोपी इलाके में सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से हाथरस जा रहे थे। ये कहा गया था कि वे गलत सूचनाओं से भरी वेबसाइट चलाने और हिंसा भड़काने के लिए धन एकत्र कर रहे थे। हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उन सभी पर यूएपीए और देशद्रोह जैसे आरोप लगाए। मथुरा की एक अदालत ने जुलाई 2021 में कप्पन की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रथम दृष्टया मामला था कि कप्पन और अन्य सह आरोपी उत्तर प्रदेश में हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे और कानून और अन्य स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में मामले के एक आरोपी मोहम्मद आलम, जो उस कैब का चालक था जिसमें आरोपी यात्रा कर रहे थे, उसको उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, पहले आप ही जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। हम इस तरह से याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाजत नहीं देंगे। अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। नए सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित के पहले कार्य दिवस पर पहली सुनवाई के लिए हिजाब मामले को सूचीबद्ध किया गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया और उन्हें 5 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, हम फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे। आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और अब आप सुनवाई स्थगित करना चाहते हैं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने भी सुनवाई टालने के आग्रह पर सवाल उठाया। मेहता ने कहा कि इससे पहले कम से कम 6 बार याचिकाकर्ता सुनवाई टालने का आग्रह कर चुके हैं। सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, कुछ कर्नाटक से भी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 2.5 घंटे में कर्नाटक से दिल्ली आया जा सकता है। बहरहाल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में नोटिस जारी कर दिया जाए ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। पीठ ने आगे कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया कि ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। यूनिफॉर्म के संबंध में याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 और उसके तहत बनाए गए नियम छात्रों द्वारा पहने जाने वाली किसी भी अनिवार्य वर्दी का प्रावधान नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और एक मुस्लिम महिला द्वारा तलाक हसन के माध्यम से तलाक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पति को पक्षकार बनाया और समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में ये आधार दिया गया है कि तलाक हसन महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है। सुनवाई की आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याचिकाकर्ता के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। हमने प्रतिवादी के
शादी टूटने के आरोप को भी मद्देनजर रखा है। क्या याचिकाकर्ता मेहर के ऊपर भुगतान की जा रही राशि पर समझौता करने के लिए तैयार है? उसी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि याचिका एक जनहित याचिका के रूप में बनाई गई है। इस स्तर पर उनका मुवक्किल न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का लाभ उठाना चाहता है। यह नोट किया गया कि याचिका बड़े मुद्दे को खुला रखेगा, लेकिन इस स्तर पर पति को पक्षकार बनाया जाता है और निपटान से संबंधित सीमित पहलू में अकेले उसे नोटिस जारी किया गया है। एडवोकेट दीवान सहमत हुए और कहा, पहले उन्होंने मध्यस्थता में भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन शायद अगर यह सुप्रीम कोर्ट से आता तो यह प्रभावी होगा। इसी तरह उसी प्रकृति की एक अन्य याचिका में बेंच ने पति को पक्षकार उचित समझा और उसे नोटिस जारी किया। शुरू में बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब यह बताया गया कि याचिका एक महिला द्वारा दायर की गई थी जिसे तलाक दे दिया गया था, वह भी तलाक़े हसन के आवेदन से, बेंच ने उसकी याचिका को शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की। उधर सुप्रीम कोर्ट को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई करनी थी। उन्होंने तलोजा सेंट्रल जेल से स्थानांतरित करने और बुनियादी मेडिकल आवश्यकताओं के कथित इनकार के कारण घर में नजरबंद रखने की मांग की है। नवलखा की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। इस बेंच में चीफ जस्टिस यूयू ललित भी शामिल थे। सीजेआई ललित ने यह नोट करते हुए कहा कि जस्टिस भट्ट मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। उन्होंने जस्टिस के.एम. जोसेफ के लिए यह कहा, यह मामला मेरे और जस्टिस के.एम. जोसेफ के सामने सूचीबद्ध है। हम इस मामले को जस्टिस जोसेफ के साथ अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे। 70 साल के नवलखा ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन्हें जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में रखने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नवलखा की जेल में जो भी शिकायतें हैं उन्हें उचित कार्रवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई। नवलखा ने हाउस अरेस्ट की मांग करते हुए तलोजा जेल में मेडिकल सुविधाओं की कमी का हवाला दिया, जहां उन्हें रखा गया है। इस दौरान मई 2021 में उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि उपयुक्त मामले में सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अदालत आरोपी की उम्र, स्वास्थ्य और पूर्ववृत्त को देखते हुए नजरबंद करने का आदेश दे सकती है। नवलखा ने जोर देकर कहा कि वह इस परिभाषा के दायरे में आते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने त्यागी को 2 सितंबर तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। कोर्ट त्यागी की नियमित जमानत याचिका पर 9 सितंबर को सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के दौरान पीठ ने त्यागी के वकील से कहा, आप मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं, पहले आत्मसमर्पण करें। पीठ ने कहा, वसीम के खिलाफ कई मामले लंबित हैं। हालांकि वकील ने अगले सोमवार पोस्टिंग की मांग की, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया और मामले को 9 सितंबर को पोस्ट कर दिया। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को इस साल 13 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 298 के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस
रविंद्र मैथानी की एकल पीठ ने उन्हें ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा, पैगंबर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। यह एक विशेष धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा है। यह युद्ध छेड़ने का इरादा रखता है। यह दुश्मनी को बढ़ावा देता है। यह एक अभद्र भाषा है। जितेंद्र त्यागी को पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था। कभी यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे की नए सिरे से जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने वकील एम.एल. शर्मा की इस दलील पर विचार किया कि सौदे से संबंधित नए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अनुरोध पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया जाए। उसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सौदा अपने पक्ष में करने के लिए डसॉल्ट एविएशन द्वारा एक बिचौलिए को 1 अरब यूरो का भुगतान किया गया था। पीठ ने नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शर्मा ने तब जनहित याचिका को वापस लेने का फैसला किया। 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत ने 36 राफेल जेट विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच सौदे की चुनौती देने वाली जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई मतलब नहीं था। इस विमान सौदे में विपक्ष गड़बड़ी के आरोप लगाता रहा है और इसे लेकर सरकार पर निशाना भी साधा जाता रहा है। फ्रांसीसी खोजी पत्रिका मीडिया पार्ट के दावे के मुताबिक कथित तौर पर फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन को भारत के साथ राफेल सौदे को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए एक बिचौलिए को कम से कम 75 लाख यूरो का गुप्त कमीशन देने में सक्षम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें देश भर के पुलिस विभाग द्वारा मीडिया से बातचीत को नियंत्रित करने के लिए एक समान दिशा निर्देश की मांग की गई है। याचिका में अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि जांच एजेंसियों द्वारा चार्जशीट या संवेदनशील मामले के विवरण मीडिया को लीक करने की हालिया प्रवृत्ति पर विचार किया जाए। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि आपराधिक जांच में संदिग्ध और आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा एक आपराधिक मामले के संबंध में उससे खुद पूछताछ की गई और उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन अंततः यह पाया गया कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यूपी एटीएस द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद उसे हिरासत में लेने के कारण उसे सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और एक संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति की पहचान का खुलासा करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसी के महत्व पर जोर दिया है, जिससे कि आरोपी की गरिमा और हकों का ख्याल रखा जाए। उधर कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक अत्यावश्यक के रूप में किया।
जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेंगलुरु नगर निगम का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, सिंगल जज ने यथास्थिति बरकरार रखी। खंडपीठ ने अगले दिन कहा कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, अनावश्यक तनाव पैदा होगा, हम ऐसा नहीं चाहते। सीजेआई ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, इस विशेष अनुमति याचिका को कल उपयुक्त कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया आदेश से संबंधित है, जिसमें अदालत की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को संशोधित किया और राज्य सरकार को उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी। इसमें सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने के लिए संबंधित भूमि के उपयोग के लिए ईदगाह मैदान करने की मांग की गई थी। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका में 25 अगस्त को एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर सवाल उठाते हुए एक अपील दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आर्म्स लाइसेंस मामले में जेल में बंद राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अंसारी अदालत की प्रक्रिया से बच रहे हैं, जिसके खिलाफ अदालत ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा, गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी आवेदक ने अपने आर्म लाइसेंस को धोखाधड़ी से पंजीकृत किया और शूटिंग के आधार पर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित बैरल, हथियार और कारतूस प्राप्त किए और उन्होंने हथियार और कारतूस खरीदे जो शूटिंग अभ्यास में प्रतिबंधित हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त आवेदक उस न्यायालय की प्रक्रिया से बच रहा है जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई, इस न्यायालय को अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं मिलता है। अंसारी पर आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा जारी किए गए हथियारों की लाइसेंस को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि एक राइफल और 6 बैरल आयात करने के लिए अंसारी ने NRAI परमिट का उपयोग नहीं किया। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि अगर आरोपी आवेदक निचली अदालत के सामने सरेंडर करता है और नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है तो उसकी जमानत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.